Hello students, once again welcome you all in the fifth lecture of current electricity, and now we are going to discuss about specific resistance, or you can say that resistivity of a conductor. So from starting this term, let us discuss about the factors on which the resistance of a conductor depends. We are going to discuss about resistivity. For that purpose we have to discuss about the factors on which the resistance of a conductor depends. Clear? So the resistance of a conductor depends upon the following factors. Suppose we have two conductors, conductor A, this is conductor A, and another conductor B, another conductor. Two conductors we have. Suppose these two conductors can be treated as a tunnel. हम मान लें कि ये दो टनल है और इससे हमें पास करना है, हम 10 लोग या 100 लोग हैं, इससे पास करना है. तो किसके थ्रू पास करना चाहता है? आसान है. कॉमन सेंस से अगर हम सोचें तो सीधी सी बात है कि ये कंडक्टर ए या टनल ए से थ्रू पास करना हमें काफी इजी है, क्योंकि इसका लेंथ कम है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है. और दूसरे की बात करूं तो इसमें ज्यादा लेंथ आपको ट्रेवल करना है और स्पेस कम है आपके मूवमेंट के लिए. तो यानी कि यहां से देखें तो लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस घटेगा. ठीक उसी तरह देखें, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी. यहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा. और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. यानी इस कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा अभी हमने आपको डिस्कस किया. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इन दोनों के अलावा इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल इन दो अगर कंडीशंस को हम कंसीडर करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A. कॉमन स्टेटमेंट लिख दिया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया. तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट के तौर पे आपने कहा रो क्या है? रो को हमने कहा कि ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टिविटी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्योर मटेरियल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं. आप ध्यान रखें कि कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन यानी लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस का लेना देना है. रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये समझ लीजिए कि लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और इट इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल. अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर का छोटा सा वायर हो, बड़ा वायर हो, कितना भी मोटा वायर हो, किसी शेप का वायर हो, उसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, रेजिस्टिविटी सारे वायर्स की एक ही रहेगी. ये आपको उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा. तो अगर यहाँ ये तो हो गया कि R इज इक्वल टू रो L बाई A. अगर रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस को स्पेसिफिकली डिफाइन करना है, तो आप ऐसे लिखें रेजिस्टिविटी को. इनफैक्ट तो आप रो के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? रो इज इक्वल टू R A बाई L. ये लिखे ना, रो इज इक्वल टू R A बाई L. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. तो रो इज इक्वल टू R A बाई L लिखा. अगर एरिया 1 हो जाए, एरिया यूनिट एरिया ले लिया और लेंथ को भी यूनिट लेंथ ले लिया. एरिया इज यूनिट, लेंथ इज आल्सो यूनिट. सो सिंपली यू कैन गेट दैट रो इज इक्वल टू R. रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया. सो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर. यूनिट लेंथ के यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस है तो ये स्पेसिफिक हो गया. डेफिनेटली यूनिट लेंथ के यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस है तो ये स्पेसिफिक हो गया.
इसलिए इसको स्पेसिफिक टर्म का। मटेरियल के लिए कांस्टेंट है इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का। ठीक है, आगे देखें। इट इज आल्सो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट क्यूब कह दिया हमने, यूनिट वॉल्यूम। मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में यूनिट क्यूब कितना रेजिस्टेंस है उसके अंदर, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक कहते हैं कि यूनिट के टर्म में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब हम देखें कि ओम्स लॉ का जो एनालिटिकल हमने डिडक्शन किया था जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, तो ओम्स लॉ का जो एनालिटिकल डिडक्शन है इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन आया था कि R इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर a टाउ। अगर आपको देखेंगे तो आपको याद हो तो अच्छी बात है, R इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर a टाउ। ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट से आया था, ओम्स लॉ के एनालिटिकल ट्रीटमेंट से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके लिख दिया कि L और A लेंथ और एरिया का जो रेशियो है उसको बाहर एक फैक्टर का टर्म में लिखा और बाकी टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया, ताकि R इज इक्वल टू L बाई A का टर्म यहाँ इन ब्रैकेट m अपॉन n स्क्वायर टाउ का टर्म आपको मिल जाए। अब अगर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया, देखो R इज इक्वल टू रो L बाई A और ये इक्वेशन 2 है, इनको कंपेयर करें 1 और 2 को, तो आपको दिख रहा है ना कि रो के जगह पे ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है हमारे पास, रो के इक्विवेलेंट देख रही है दोनों एक्सप्रेशन से। सो फ्रॉम 1 एंड 2 सिंपली यू कैन राइट डाउन रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये रजिस्टिविटी हो गया। रजिस्टिविटी यहां से आपको एक्सप्रेशन मिल गया रजिस्टिविटी का। अब ये देखें, यहां से आपने ये एक्सप्रेशन को देखें, यहां से आपको एक्सप्रेशन लिया कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहां से अगर रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट आपसे कोई पूछ दे तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर, या फिर ऐसे आप ओम मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का ये एसआई यूनिट हो गया। क्लियर। अब हम ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 3 कि किन किन फैक्टर पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड कर रही है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस तो हमने बोला कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, उसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे नोट पे लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस also increases also by increasing its temperature। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। आगे इसको डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस जो टॉपिक पढ़ेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल 3 फैक्टर याद कर लिए, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। अब यहां हम सीधा सीधा डिस्कस करें कि फ्रॉम इक्वेशन 3 रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। फॉलोइंग फैक्टर्स या फैक्टर्स कह लीजिए, फॉलोइंग फैक्टर्स में रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहां पे डिपेंड कर रही है। पहले क्या दिख रहा है भाई, m तो कांस्टेंट है ना, मास तो कांस्टेंट है, नंबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, स्क्वायर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहां से आपको देख के मिल क्या रहा है कि फर्स्ट टर्म यू कैन से रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इफ नंबर डेंसिटी इज हाई, अगर नंबर डेंसिटी हाई है, खूब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो रेजिस्टिविटी इज लो, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी इसका कम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी इज आल्सो इटसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यू कैन से रेजिस्टिविटी इज इटसेल्फ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अपने आप में एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्यों? नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखने को ये मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको पता है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है,
कि टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है और जाके पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स का एक्सेलरेट होना और आयन से कोलाइड करने का जो एवरेज टाइम है उसको हमने रिलैक्सेशन टाइम माना है। अब आप ये समझें कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाया आपने, यानी कि टी यहां पे इंक्रीज कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स मोर फ्रीक्वेंटली, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स मोर फ्रीक्वेंटली। वाई? क्यों भाई? क्योंकि लिखेंगे बिकॉज इट्स random thermal speed increases and the size of ions also increases. ठीक है? Increases due to thermal expansion. Due to thermal expansion. ये आ गया कि आयंस का साइज इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम थर्मल स्पीड बढ़ रहा है, आयंस का साइज इंक्रीज किया। एक बात और यहां पे लिखते हैं, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने से ये सारे जितने भी एटम या मॉलिक्यूल लेवल के या इलेक्ट्रॉन लेवल के पार्टिकल्स हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आयंस अपने पोजीशन पर रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की रैंडम स्पीड बढ़ चुकी है, और आपने देखा कि जो साइज है वो भी एक्सपेंड कर रहा है। थोड़ा ही एक्सपेंड करे, बट एक्सपेंशन तो वहां पे नोटिस करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। तो ऐसे सिचुएशन में आप एज ए होल देखें तो आपने एक बड़ा सा कॉमन टर्म लिखा कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स मोर फ्रीक्वेंटली। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा तो एज ए रिजल्ट आप क्या देखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली यू कैन से दैट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। सो या एज ए रिजल्ट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, इसका मतलब सिंबॉलिकली आप लिखेंगे टाउ जो है डिक्रीज हो रहा है। सो अगर टाउ डिक्रीज होगा सो रेजिस्टिविटी रो इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, व्हेन टी इंक्रीजेज, टेम्परेचर है ना, टी इंक्रीजेज रो इंक्रीजेज। ऐसे ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है? तो यहां पे आपने देखा कि दो फैक्टर, एक नंबर डेंसिटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना लंबा थोड़ा बात यहां पे बताना पड़ा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा। क्यों? रैंडम थर्मल स्पीड भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल जो आयन से अपने पोजीशन पे और बड़े एम्पलीट्यूड के साथ जब वाइब्रेट करना शुरू करें तो कोलिजन और जल्दी होता है। कोलिजन जितना जल्दी होगा टाइम उतना ही कम होगा, कोलिजन का टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये फैक्टर्स हो गए जिन पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। बाकी आगे हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर दिस सेशन। बाकी लेक्चर 5th में 6th में।